हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक फर्स्ट मेन टॉपिक दैट इज अ लीनियर रिग्रेशन। बेसिकली लीनियर रिग्रेशन होता क्या है कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर डाटा अवेलेबल है और जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है वेट वर्सेस हाइट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स का डाटा अवेलेबल है और हमने वो एक पैटर्न हमें फाइंड आउट करना होता है, तो नॉर्मली अगर हम लीनियर रिग्रेशन देखेंगे तो वो पैटर्न क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम हम 3 स्टेप में डिवाइड करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी फिटिंग अ लाइन टू द डेटा। सेकंड स्टेप वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर एंड थर्ड स्टेप में वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर। इन तीनों स्टेप की हर एक स्टेप हम डेप्थ में देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज अ फिटिंग अ लाइन टू अ डेटा। तो हमें ऐसी एक लाइन फाइंड आउट करनी है कि जो बेस्ट फिट रहेगी इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो अगर लाइन हमें फाइंड आउट करनी है तो लाइन हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ लाइन विथ अ इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन नॉर्मली हम दो फॉर्म में लिखते हैं। एक फॉर्म होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड दूसरा फॉर्म होता है जनरल फॉर्म। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है तो वो आपका रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर आपको जनरल फॉर्म लिखना है, अगर हमारे पास पैरामीटर बहुत कम है कि एक ही पैरामीटर है जिसके ऊपर हम y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं, तो ये इक्वेशन इजीली काम कर जाता है। बट इफ वी आर हैविंग टू मेनी पैरामीटर्स, अगर हमारे डिपेंडेंट पैरामीटर बहुत ज्यादा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर अगर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हमारा ये इक्वेशन ज्यादा काम में नहीं आएगा। दैट इज वाई वी ऑल्सो should have a general equation। जनरल इक्वेशन क्या होता है, सेम इक्वेशन हम लिख सकते हैं w1x1 प्लस w2x2 प्लस w0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे w1 एंड w2 हमारे वेट्स है एंड w0 हमारा बायस है। तो सेम चीज हम रीराइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्राइसेस, जहां पे w1 w2 w3 विल बी इन वन सिंगल वेक्टर एंड x1 x2 x3 विल बी इन अ सिंगल वेक्टर एंड उनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। W ट्रांसपोज इंटू एक्स प्लस w0 इज इक्वल टू 0 इज अवर जनरल इक्वेशन। तो ये हम 2D 3D और एनी हाइपर डायमेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम जब दो इक्वेशन, सिर्फ दो पैरामीटर होते हैं हमारे पास x1 x2, इट इज अ 2D इक्वेशन। अगर हमारे पास तीन पैरामीटर रहेंगे, लेट सच एज w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w0, तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म करने वाला है, दिस इक्वेशन विल फॉर्म अ प्लेन। और अगर हम पैरामीटर और बढ़ाते हैं, लाइक w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w4 x4 प्लस w0 is equal to 0, this equation will give you a hyperplane। जब हमारे पास 3 डायमेंशनल डाटा होता है तो डाटा को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें प्लेन की जरूरत होती है। जब हमारे पास 2D डाटा होता है तो अगर हमें किसी चीज को प्रेडिक्ट करना है तो हमें लाइन की जरूरत रहेगी। और 3 डायमेंशनल से अगर ऊपर हमारा डाटा जा रहा है तो उस केस में वी हैव टू फॉर्म अ हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन से हमें प्रेडिक्शन मिल सकता है जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इन अ लीनियर रिग्रेशन। तो ये हमारे पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, दिस इज w1 w2 w3 आर अवर वेट्स एंड w0 इज बायस। तो अगर हमें कोई लाइन का, प्लेन का या हाइपर प्लेन का इक्वेशन फॉर्म करना है जो इस डाटा के लिए बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट फिट लाइन होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें राइट वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है w1 सारे वेट्स की एंड बायसेस की। तो वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में एरर क्या जनरेट हो रहा है। तो एरर हम नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एज अ रेसिडुअल। रेसिडुअल क्या होता है कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो इस डाटा में जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ये सारे पॉइंट्स आपको शो कर रहे हैं, दोज आर द ऑब्जर्व वैल्यू। और लाइन के ऊपर उस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट आपका क्या रहेगा, इट इज अ प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में आपका जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी योर रेसिडुअल। और वो रेसिडुअल हमें कम से कम करना है।
बट इस केस में क्या होता है कि देर आर सम रेसिडुअल्स आर पॉजिटिव और कुछ रेसिडुअल्स यहाँ पे जो है वो निगेटिव है। तो अगर हम डायरेक्टली उन सारे रेसिडुअल का सम करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, सो विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो हमें वो प्रैक्टिकल में क्या एक्चुअली एरर आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज वाई हमने क्या किया था, एक टर्म देखी थी दैट इज अ सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल। सो सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ रेसिडुअल स्क्वायर एंड देन एड ऑल द रेसिडुअल्स विच वी हैव कैलकुलेटेड। सो हमें क्या करना है, समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर। तो ये आपका रहेगा एक फंक्शन। अगर हम सिंगल पॉइंट के लिए निकालते हैं ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर, इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉस फंक्शन। और जब हम पूरे मॉडल के लिए कैलकुलेट करते हैं देन दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज अ कॉस्ट फंक्शन। तो अब हमें क्या करना है, टू फाइंड आउट द बेस्ट पैरामीटर, हमें सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। इस हिसाब से हमें पैरामीटर जो है फाइंड आउट करने हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मेथड, मैथमेटिकल मेथड यूजफुल होती है, दैट पर्टिकुलर मेथड इज नथिंग बट अ ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट में अगर हम एक कर्व, जो यहाँ पे ग्राफ जो प्लॉट किया है वो क्या है, वाई एक्सिस पे दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल और अ कॉस्ट फंक्शन, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेंगे आपके वेट्स। अगर हम लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो लाइन के इक्वेशन क्या में वेट्स क्या रहेंगे, W1 एंड W2, और W0 विल बी अ बायस। तो ये सारी चीजें आपकी अल्टरनेटली इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे आने वाली है। तो इनिशियली अगर हम कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ पे W1 वर्सेस SSR का ग्राफ देख रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है कि इनिशियली यहाँ पे हम स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या लेने वाली है, टेक अ डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, टेक द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन फॉर ईच पैरामीटर इन इट। सो पैरामीटर कौन से हो गए, W1, W2 और W0। तो सबसे पहले हम W1 के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे आपका कॉस्ट फंक्शन के लिए। तो अगर हमने जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ हमारा इस हिसाब से कर्वेचर आया है, तो डेरिवेटिव मतलब क्या रहेगा कि उस पर्टिकुलर लाइन का ग्रेडियंट, मींस अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ग्रेडियंट की, तो दैट विल बी अ टेंजेंट लाइन टू दैट कर्व विच विल गिव यू अ स्लोप। अब ये मिनिमम कब होगा, जब इस टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 रहेगा, मींस आपकी लाइन जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगी तब हमारा स्लोप जो है वो मिनिमम होने वाला है। वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारी W1 की वैल्यू जो रहेगी वो मोस्ट ऑप्टिमाइज रहेगी, जो हमें इस पर्टिकुलर केस में एक बेस्ट फिट लाइन देगी इन टर्म्स ऑफ W1, जो कि आपको मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल देने वाली है। तो वो हमें पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस वैल्यू के ऊपर हम डायरेक्टली नहीं आ सकते, तो हमें क्या करना है, फर्स्टली सेकंड स्टेप क्या है हमारी, पिक अ रैंडम वैल्यू फॉर दैट पैरामीटर। तो हमने रैंडमली यहाँ पे एक वैल्यू उसकी पिक कर ली है। अब ये पिक करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें उसका स्लोप मींस ग्रेडियंट जो है वो कैलकुलेट करना है। सो ये स्टेप हम रिपीटेड करने वाले हैं। सो रिपीटेशन में हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, प्लग द पैरामीटर वैल्यू इनटू द डेरिवेटिव। तो जो भी हमने रैंडम वैल्यू पिक की है वो आपको इस डेरिवेटिव के फंक्शन में प्लॉट करनी है। सो डेरिवेटिव का फंक्शन आपका क्या रहने वाला है, डैबा ऑफ SSR डिवाइड बाय डैबा ऑफ W1। SSR हमारा क्या रहने वाला है, इट इज अ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय डैबा ऑफ W1। सो इट विल बी अ समेशन आल्सो। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें जो हमने इनिशियल W1 की वैल्यू प्रेडिक्ट की है वो हमें इसमें पुट करनी है। देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्टेप साइज। सो स्टेप साइज के लिए हमें क्या लगता है, स्लोप हमें यहां से मिलने वाला है मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग रेट। अब लर्निंग रेट क्या होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने इनिशियली एक पॉइंट प्रेडिक्ट किया है, तो डायरेक्टली हम इस मिनिमम पोजीशन पे नहीं आ सकते। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक एक स्टेप से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाना है, बिकॉज हमें पता नहीं है एक्चुअल में कि वो पॉइंट कितने पॉइंट से दूर है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल स्टेप लेंगे। अब वो स्टेप कितनी होनी चाहिए,
ये हमारा डिफाइन करता है कि उस लाइन का ग्रेडियंट कितना है। अगर उस लाइन में स्लोप बहुत ज्यादा है देन वी कैन टेक अ बिग स्टेप। अगर उस लाइन का ग्रेडियंट कम है मीन्स लाइन इस पोजीशन पे है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट आया है उस ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करते हैं लर्निंग रेट के साथ। सो लर्निंग रेट हमारा डिफाइन करता है कि नॉर्मली हमारी स्टेप कितनी स्मॉल होनी चाहिए बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्लोप। सो कंप्लीटली एक स्टेप आपकी जो रहेगी वो लर्निंग रेट के हिसाब से, ये हमारी सेकंड स्टेप आ गई। मतलब इनिशियल प्रेडिक्शन हमारा ये था, यहां से हमारा ग्रेडियंट कैलकुलेट हुआ, ग्रेडियंट को हमने लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया, तब हमें मिलने वाली है स्टेप। सो स्टेप साइज आपकी क्या रहेगी, स्लोप इनटू लर्निंग रेट, इससे मिलने वाली है आपको स्टेप साइज। जब आपको स्टेप साइज मिल जाएगी, आपको क्या करना है, न्यू पैरामीटर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। न्यू पैरामीटर वैल्यू आपकी क्या रहेगी, न्यू पैरामीटर इज इक्वल टू ओल्ड पैरामीटर माइनस स्टेप साइज। तो उससे आपको न्यू पैरामीटर मिल जाएगा। मीन्स आपकी इनिशियल ये वैल्यू थी डब्ल्यू टी, जब आपकी ये स्टेप साइज का डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया और उसके बाद आपको नई वैल्यू मिलेगी डब्ल्यू टी प्लस वन। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, हमें ये तीनों स्टेप फिर से रिपीट करनी है। मीन्स नाउ कंसिडर इट एज ओल्ड पैरामीटर, अगेन कैलकुलेट ग्रेडियंट एट दिस पोजिशन, then multiplied it with learning rate, then calculate the step size, and from the step size calculate the wt plus 2। एंड लाइकवाइज आप आपके ऑप्टिमल पोजीशन के पास में आते जाओगे जो हमें फाइनल वैल्यू देने वाली है। सो ऐसा हमने जैसे W1 के लिए किया है, सिमिलरली हमें W2 के लिए भी करना है। सो अगेन वी विल कैलकुलेट डाबा ऑफ SSR with respect to DABA W2, and same we are going to do it for a bias also, DABA of SSR divided by DABA of W0। तो आपके पास लाइन होगी, हाइपर प्लेन होगा या प्लेन होगा, जितने भी आपके बायसेस एंड वेट्स आपके पास अवेलेबल है, सबके साथ आपको ये डेरिवेटिव एंड सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, ताकि आपको सब इसकी एक ऑप्टिमल पोजीशन मिल जाएगी। और जब हमें ऑप्टिमल पोजीशन मिल जाएगी, हम ये लाइन जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। ओके तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके बेस्ट फिट पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स हमें W1, W2 और W0 की क्या बेस्ट वैल्यू होनी चाहिए ताकि हमारा मॉडल हमें बेस्ट प्रेडिक्शन देगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब हमें जो प्रेडिक्शन हमने निकाला है वो प्रेडिक्शन कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है कि उसको कहीं ना कहीं पे कंपेयर करने की जरूरत है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो मॉडल हमने बनाया है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे हम कंपेयर कर सके। तो हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे कि अगर हम उसका एक कोई पर्टिकुलर मॉडल यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज एक पर्टिकुलर इसमें हमने मॉडल जो बनाया है उस मॉडल में हमारे क्या प्रेडिक्शन आ रहे हैं। तो हमें अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो और उस यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, ये अगर हमें देखना है, तो आप कैसे कर सकते हो कि उस यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है, तो वो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। और आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, अगर उनकी एवरेज सैलरी उतनी है तो मेरे भी पास आउट होने के बाद उतनी सैलरी हो सकती है। तो ये एक आप सिंपलेस्ट प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। तो ये जो हमारा सिंपलेस्ट मॉडल होता है या सिंपलेस्ट प्रेडिक्शन होता है उसको बोला जाता है मीन मॉडल। सो मीन मॉडल आपका क्या रहेगा, मीन्स हमारे पास ये जो डाटा सेट अवेलेबल है, इस डाटा सेट की अगर हम अभी बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज जो आने वाला है, ये एवरेज हम क्या बोलेंगे कि ये हमें जो प्रेडिक्शन दे रहा है ये प्रेडिक्शन हमारा बेस्ट रहेगा। मीन्स हमने ये मॉडल अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये मॉडल क्या प्रेडिक्ट करेगा कि आपका वेट कुछ भी होने दो, आपकी हाइट सेम होने वाली है, यही प्रेडिक्शन वो हमेशा देगा। मतलब आपका वेट कम होगा तब भी वही प्रेडिक्शन मिलने वाला है, वेट ज्यादा होगा तब भी आपको वही प्रेडिक्शन मिलने वाला है।
तो इस मॉडल का ये मॉडल कैसा हो गया, एक बेसिक मॉडल हो गया जिसमें आप इनपुट वैल्यू कोई भी दे दो, आउटपुट वैल्यू सिर्फ एवरेज वैल्यू ही होने वाली है। बट ये मॉडल डेफिनेटली बेस्ट मॉडल नहीं है, बट हर एक बेस्ट मॉडल को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, उससे हमें यह पता चलेगा कि हमने जो मॉडल बनाया है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक बेस मॉडल से। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें अगर इसका एक लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना है, सो लॉस फंक्शन हमारा क्या क्या होता है, सिंपली ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर। ये हमने लॉस फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो इस लॉस फंक्शन में अगर हमें सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू, हमेशा अगर ये मीन वैल्यू ही देने वाला है तो हमेशा आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू जो होने वाला है इस केस में आपका वो मीन स्क्वायर होने वाला है। तो इस केस में आप एसएसआर को एसएसआर मीन करके लिख सकते हो। सो सम ऑफ स्क्वायर रेसिड्यूल फॉर अ मीन मॉडल दैट वी कैन से इज नथिंग बट अ ऑब्जर्व्ड माइनस मीन होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समेशन है तो ये सम भी रहेगा। अगर हमें इसका एक मीन वैल्यू निकालना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस मतलब एवरेज कितना ये डेविएटेड है हमारे सारे पॉइंट्स मीन वैल्यू से, तो वो हम निकाल सकते हैं। वेरिएंस ऑफ मीन इज इक्वल टू जो हमारा ऑब्जर्व माइनस मीन होल स्क्वायर जितना आने वाला है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पॉइंट्स वी आर हैविंग। तो ये हमें देगा वेरिएंस ऑफ अ मीन। तो ये हमारा क्या होने वाला है, एसएसआर मीन डिवाइड बाय एन। तो ये हमें वेरिएंस देगा। अब ये हमने किसके लिए निकाला, कि जब हमारे पास मीन मॉडल रहेगा उसके लिए निकाला है। सो वैसे ही हम जो हमारा बेस्ट फिट मॉडल है, सो दिस मॉडल इज अवर बेस्ट फिट मॉडल। सो उसके लिए भी हमें निकालना पड़ेगा। सो अगेन वी कैन कैलकुलेट एस एस आर फॉर अ बेस्ट फिट मॉडल इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या होने वाला है, यहां पे आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू जैसे आपका वेट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड होने वाली है आपकी हाइट। सो यहां पे आपका क्या रहेगा, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। सो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू आपकी बेस्ट फिट इक्वेशन जो है उससे आने वाली है। एंड सिमिलरली आप इसका वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। वेरिएंस ऑफ अ बेस्ट फिट मॉडल इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सो इसी चीज को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एस एस आर फॉर फिट मॉडल डिवाइड बाय एन। तो इस हिसाब से हम वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा था दिस इज अ मेन मॉडल, यहाँ पे आपका वेरिएशन बहुत ज्यादा है, बट इस पर्टिकुलर केस में आपका वेरिएशन जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो ये वेरिएशन हमारा कितना रिड्यूस हुआ है ये हम किससे बता सकते हैं। सो देर इज वन पर्टिकुलर टर्म नोन एज अ आर स्क्वायर टर्म। सो आर स्क्वायर टर्म हमें क्या बताती है, आर स्क्वायर टर्म्स टेल्स अस हाउ मच ऑफ वेरिएशन इन हाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग वेट इनटू अकाउंट। मीन्स अगर हम वेट को कंसिडर करते हैं तो वो हमें कितना एक्सप्लेन करके देता है कि हमारी हाइट कैसे चेंज होने वाली है, तो वो हम आर स्क्वायर टर्म से बता सकते हैं। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, द आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएशन इन मीन माइनस वेरिएशन फॉर अ बेस्ट फिट लाइन डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मीन। इस फॉर्मूला से हम आर स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आर स्क्वायर हमें क्या बता रहा है कि आपका आर स्क्वायर टेल अस हाउ मच ऑफ वेरिएशन इन हाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग वेट इनटू अकाउंट। मीन्स हमारा वेरिएंस कितना रिड्यूस हो रहा है, मतलब मीन से फिट में कितना रिडक्शन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मीन। तो ये हमारा आर स्क्वायर जो है वो हमें डिनोट करके देता है। तो जो हमने वेरिएंस में लिखा है तो वेरिएंस टर्म को हम सेम सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल के टर्म में भी लिख सकते हैं।
सो अगर इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं हम एस एस आर मीन बाय एन, सो इज इक्वल टू एस एस आर मीन डिवाइड बाय एन माइनस एस एस आर फॉर फिट डिवाइड बाय एन अपॉन एस एस आर मीन डिवाइड बाय एन। तो एन आपके सारे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपका क्या होने वाला है, एस एस आर फॉर मीन माइनस एस एस आर फॉर फिट डिवाइड बाय एस एस आर फॉर मीन। सो कोई भी एक फॉर्मूला से आप आर स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हम ये दो टर्म्स देखते हैं कि ये आपका मीन है, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमारा वेरिएंस फॉर मीन सपोज इज इक्वल टू 10 है और यहाँ पे हमारा वेरिएंस फॉर फिट इज इक्वल टू 6 है, तो हम आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ मीन माइनस वेरिएंस फॉर फिट वेरिएंस फॉर फिट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मीन। सो यहां पे हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आने वाला है, 10 माइनस 6। अगर यहाँ पे हम 4 कंसिडर करते हैं, नाउ लेट अस कंसिडर द वेरिएंस इज इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 6/10 मीन्स ये आपका आएगा 0.6 विच इज इक्वल टू 60%। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट आपका मॉडल 60% से बेटर है मीन मॉडल से। मीन्स इसी टर्म को हम और एक टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट देयर इज 60% रिडक्शन इन वेरिएंस व्हेन वी टेक वेट इनटू अकाउंट। तो जब हम वेट को अकाउंट में ले रहे हैं, हमारे वेरिएंस में 60% रिडक्शन हो रहा है, या इसी चीज को हम बोल सकते हैं द वेट एक्सप्लेन 60% ऑफ वेरिएशन इन वेट। सो बेसिकली हमारा आर स्क्वायर क्या हो गया, द वेरिएशन इन हाइट एक्सप्लेन बाय वेट अपॉन वेरिएशन इन हाइट विदाउट टेकिंग द वेट इनटू अकाउंट। मींस यहां पे हम सेम इसको अगेन फॉर्मूला में देखते हैं, नीचे हमारा क्या था, वेरिएंस ऑफ मीन। वेरिएंस ऑफ मीन मतलब क्या बता रहा है, वेरिएशन इन वेट विदाउट टेकिंग वेरिएशन इन हाइट विदाउट टेकिंग वेट इनटू अकाउंट। और ऊपर क्या है हमारा, वेरिएशन इन हाइट एक्सप्लेन बाय वेट, मीन्स वेट से एक्सप्लेन करने के बाद कितना रिडक्शन हो रहा है, वो आपका आएगा वेर ऑफ मीन माइनस वेरिएंस ऑफ फिट। सो ये हमारा आर स्क्वायर फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। ओके तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है, बट हमें ये भी चेक करना होगा कि आर स्क्वायर वैल्यू हमें जो रिजल्ट दे रही है कि हमारा जो मॉडल है वो मीन मॉडल से कितना बेटर है, वो सच में उतना बेटर है क्या, अगर इसमें कुछ एडवांटेज या कुछ डिसएडवांटेज है क्या। तो हमें आर स्क्वायर वैल्यू के डिसएडवांटेज देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस मॉडल को फिर से देखेंगे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट जो मॉडल किया है y इज इक्वल टू मीन, हम हमेशा मीन वैल्यू ही प्रेडिक्ट करने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट मॉडल था। सेकंड मॉडल हमने क्या किया जो हमें बेटर रिजल्ट दे रहा था कि इट इज डिपेंड ऑन वेट, मीन्स वेट से हमारी हाइट ज्यादा बेटर प्रेडिक्ट हो रही है। तो हमने इक्वेशन बनाया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मीन्स हाइट इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर m इंटू वेट प्लस सी इज एनी पर्टिकुलर कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारी हाइट सिर्फ हमारे वेट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये और कोई भी पैरामीटर के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। तो सपोज हम एक थर्ड मॉडल कंसिडर करते हैं इन अ 3 डायमेंशनल की वेस्ट साइज, कि वेस्ट साइज भी सपोज हमें उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी हाइट प्रेडिक्ट करने में। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c। तो यहाँ पे हमारा
जो पैरामीटर्स आ रहे हैं जिनको हमें ग्रेडियंट डिसेंट से आइडेंटिफाई करना है वो बढ़ जाएंगे। M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा एंड C। तीन हमें कांस्टेंट जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे यूजिंग अ ग्रेडियंट डिसेंट। सपोज वो उसने कर लिया, अगर हम इसमें कुछ और पैरामीटर इंक्लूड करते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे और एक पैरामीटर, अगर वेस्ट साइज की जगह पे यहाँ पे अगर हमने हेयर लेंथ ले लिया है, सो बेसिकली हमारी हेयर लेंथ तो हमारी हाइट को डिफाइन नहीं करने वाली। सो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो अगेन इक्वेशन बनेगा दैट विल बी द M1 इंटू वेट प्लस M2 इंटू हेयर लेंथ प्लस C। बट ग्रेडियंट डिसेंट इस केस में क्या करेगा, अगर उसको पता है कि हेयर लेंथ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो इस M2 की वैल्यू को जीरो सेट कर लेगा। तो जब आपकी M2 की वैल्यू जीरो सेट हो जाएगी, मीन्स आपका इक्वेशन तो ये बन रहा है बट स्टिल ये पर्टिकुलर इक्वेशन में प्रेजेंट है बट उसकी वैल्यू तो जीरो है। सो उस केस में हमारा SSR क्या हो रहा है, SSR हमने जो कैलकुलेट किया था वही रहेगा। सो अवर सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल फॉर फिट, ये हमारा जो था वही रहेगा, वो सेम रहने वाला है। बट अगर यहाँ पे बाय चांस अगर ऐसा ऑब्जर्व होता है कि हेयर लेंथ अगर स्लाइटली हायर है तो हमारी हाइट भी हायर आ रही है, तो उस केस में ये वैल्यू जो होगी वो 0.01 के ऊपर सेट हो गई। तो ये क्या कर रहा है, हमारा सम ऑफ स्क्वायर फीट को रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट ये इम्पैक्ट बहुत कम आ रहा है। बट ऐसे होता है कि सपोज हमने ये और एक ऑब्जर्वेशन लिया है कि सपोज स्किन का कलर वो भी इम्पैक्ट कर रहा है, और ऐसे एन नंबर ऑफ पैरामीटर हम अगर ऐड करते जाएंगे तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर रेसिड्यूल जो है वो रिड्यूस ही होते जाएगा एंड आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ते ही जाएगी। तो उस केस में हमें रियलिस्टिक एक फिगर नहीं मिल रही, मीन्स सच में हमारा आर स्क्वायर इंप्रूव हो रहा है क्या, ये जो इतने स्मॉल पैरामीटर है वो सच में उसके हाइट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं या नहीं करते। तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज्यादा बढ़ना भी उतना हेल्पफुल नहीं होता है। सो दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड दैट हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर जो एक्चुअल में इम्पैक्ट कर रहे हैं वही सिर्फ हमारे इक्वेशन में रहने चाहिए। तो इसलिए हमें आर स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई करने की जरूरत है। और एक हम डिसएडवांटेज इसका देखते हैं कि सपोज हमारे पास अगेन जो डाटा अवेलेबल है वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में है कि हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट्स अवेलेबल है। सो दो पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस हम अगेन कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे है हमारा वेट और यहाँ पे है हमारी हाइट। अगर हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट है तो इसका मेन मॉडल जो दोनों का एवरेज आने वाला है वो उसका मेन मॉडल रहेगा। सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल फॉर मीन, तो सपोज ये आ जाता है 10। एंड हम सेकंड मॉडल लेते हैं और सेकंड मॉडल में हम जो इसमें से लाइन पास होने वाली है ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। सो उस केस में क्या होने वाला है, इसका सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल फॉर अ फिट लाइन विल बी जीरो। तो उस केस में हमारा मॉडल क्या बन जाएगा, द आर स्क्वायर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू SSR मीन माइनस SSR फीट डिवाइड बाय SSR मीन। तो ये कितनी होने वाली है, 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 10। सो 10 बाय 10 इज इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं कि यस दिस इज द बेस्ट मॉडल और ये मॉडल हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट है तो हमेशा आपकी आर स्क्वायर वैल्यू जो रहने वाली है वो 1 ही रहने वाली है। सो इस मॉडल का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम है तो उस ऑब्जर्वेशन से एक मॉडल प्रेडिक्ट करना इज नॉट गुड थिंग, बट हमें आर स्क्वायर वैल्यू तो अच्छी मिल रही है। सो दैट इज वाई इस पर्टिकुलर केस में आर स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो उतना सिग्निफिकेंट हमारा नहीं होता है, बिकॉज उससे हम एक्चुअल मॉडल की जो स्कोर आने वाला है वो प्रेडिक्ट करना इट इज अ समवॉट बायस थिंग।
कि हम उसको बायस दे रहे हैं बिकॉज उसके पास लेस नंबर ऑफ डाटा है एंड इट इज शोइंग अ वेरी गुड रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में जब हम इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तब हमें इसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। सो दैट इज वाई ये भी कंसिडर करना जरूरी है कि कितने पॉइंट्स के ऊपर हमने डाटा प्रेडिक्ट किया हुआ है, ये सच में हमें बेस्ट मॉडल दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उसके लिए इस जो हमने आर स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितनी सिग्निफिकेंट है, कितना हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए आपका जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसका सिग्निफिकेंस स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो सिग्निफिकेंस स्कोर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समथिंग बाय अ फैक्टर एफ, और इसी को बोला जाता है एफ स्टैटिस्टिक्स। तो एफ स्टैटिस्टिक्स, और इस एफ स्टैटिस्टिक्स से हम कैलकुलेट करने वाले हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी। पी वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमारा आर स्क्वायर कितना सिग्निफिकेंट है, वो हमें पी वैल्यू से पता चलेगा। अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम आती है तो हमारा मॉडल बहुत ज्यादा, आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी आई है वो सिग्निफिकेंट है। अगर पी वैल्यू उससे कम आती है, उससे ज्यादा आती है, तो हमारा आर स्क्वायर जो कैलकुलेटेड किया हुआ है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये इसका प्रेडिक्शन आने वाला है। तो अभी हम ये एफ स्कोर जो होता है या एफ स्टैटिस्टिक्स वैल्यू जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ स्कोर का वैल्यू क्या है, द वेरिएशन इन हाइट एक्सप्लेन बाय वेट अपॉन वेरिएशन इन द हाइट नॉट एक्सप्लेन बाय वेट। अब यहाँ पे आप उसको आर स्क्वायर के वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो, द वेरिएशन ऑफ हाइट एक्सप्लेन बाय वेट अपॉन वेरिएशन ऑफ हाइट विदाउट टेकिंग वेट इनटू द अकाउंट। तो न्यूमरेटर इसका दोनों जगह पे सेम है। तो यहाँ पे हम वेरिएंस माइनस वेरिएशन ऑफ फीट अपॉन वेरिएशन ऑफ फीट, नो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा मीन है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे हम, दिस इज मीन। ओके, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इसका न्यूमरेटर सेम है। एस एस आर मीन माइनस एस एस आर फीट, ये हमारा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द वेरिएशन इन हाइट एक्सप्लेन बाय वेट। अब इसको जो डिनोमिनेटर इसको जो डिवाइड किया है पी फीट माइनस पी मीन, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पी फीट एंड पी मीन ये आपके होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करने हैं, इट इज बेस्ड ऑन द पैरामीटर। तो अगर हम पी मीन अगर देखते हैं, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, so degree of freedom from for this particular model is given by the p mean is equal to 1। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर जो है वो मॉडल को आइडेंटिफाई करना है, दिस पर्टिकुलर वन पैरामीटर इट ओनली हैज टू आइडेंटिफाई। सो दैट इज वाई इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 1 हो गया। मीन्स इसमें एक ही वैल्यू चेंज हो सकती है, इसकी मीन की वैल्यू। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वो हो गया 1। इस पर्टिकुलर केस में, सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे दो है। कौन कौन से दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फर्स्ट वन इज एम स्लोप एंड सेकंड वन इज अ वाई इंटरसेप्ट। ये दोनों वैल्यू हमारे ग्रेडियंट डिसेंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो जो वैल्यू हमारा ग्रेडियंट डिसेंट आइडेंटिफाई करता है वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करते हैं। तो इस केस में हमारा पी फिट क्या हो गया, पी फिट इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे थर्ड केस लेते हैं तो यहाँ पे हमारे टोटल पैरामीटर कौन से है, M1 है, M2 है एंड C है। इसका अगर पी फिट हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका पी फिट हमारा आने वाला है 3। यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, द एस एस आर माइनस एस एस फिट डिवाइड बाय, यहाँ पे हम अगर वैल्यू डाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी, अगर हम लीनियर इक्वेशन करते हैं तो हमारा पी फिट आया है 2 और पी मीन आया है 1। 2 माइनस 1 हमारा 1 हो जाएगा। बट अगर हम इस मॉडल को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा पी फिट कितना है 3, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। 2 होने के बाद ये इस पर्टिकुलर एफ वैल्यू को क्या करने वाला है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करने वाला है। तो इफ पी फिट
यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम, इफ पी फिट माइनस पी मीन इफ इट इंक्रीजेस और एफ वैल्यू डिक्रीजेस। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट थिंग हमारी कौन सी है कि एस एस आर फॉर फीट डिवाइड बाय एन ऑफ पी फीट। इसका मीनिंग क्या बनता है, वेरिएशन इन वेट विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय द वेट। सो वेरिएशन इन हाइट विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय वेट। इसका मीनिंग क्या बनता है कि यहाँ पे देखो कि अगर हमने वेट के साथ इसका ग्राफ बनाया तब भी जो वेरिएशन बच जाता है वो वेरिएशन क्या हो गया हमारा, द वेरिएशन विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय वेट। सो वो वेरिएशन हमने किस में कैलकुलेट किया था, एसएसआर फीट में। अब इसको डिवाइड किया जाता है अगेन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कि वेरिएशन डिवाइड बाय एन माइनस फिट हम यहाँ पे करते हैं। सो एन क्या हो गए कि कितने पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है। सो दोस पॉइंट्स कम आउट टू बी द वैल्यू एन। एंड पी फिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे पी फिट की वैल्यू है 2। सो जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर्स रहेंगे वो आपके डिनोमिनेटर में आ रहे हैं डिवाइड बाय 2। सो इस केस में हमारा n क्या था, n हमारा था 9 एंड हमारा पी फिट वैल्यू उसमें से माइनस करनी है, सो -2। मीन्स आपके पास जितने ज्यादा पॉइंट रहेंगे, मीन्स अगर यहाँ पे अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, इफ वी आर हैविंग अ 2 पॉइंट और उसमें से पास होने वाली लाइन हम 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हो सकती है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और हमारे पास n कितना है 2। सो हमारा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 है, n भी 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो उसमें से पास होने वाली लाइन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस तो कुछ नहीं बच गया क्योंकि हर एक 2 पॉइंट से हम पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई प्लेन ड्रॉ करना है तो प्लेन के लिए हमें 3 पॉइंट्स लगते हैं और प्लेन का इक्वेशन हमारा कैसे डिफाइन होता है कि यहाँ पे हमारे 3 पैरामीटर आते हैं। मीन्स अगर प्लेन का इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं देन w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इस कंडीशन में भी हमारा अगर प्रेडिक्शन निकालना है तो y हमारा जो होता है वो 2 पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, दैट इज सपोज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c। मीन्स यहाँ पे हमारे एक्चुअल में वेरिएबल कितने हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। तो उसका पी फिट जो आएगा वो आएगा 3 और हमारे पास जो पॉइंट अवेलेबल है वो भी कितने हैं 3। तो जितने ज्यादा आपके पास पॉइंट होंगे और जितना छोटा आपका इक्वेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। अगर इसकी वैल्यू सेम आती है तो ये वैल्यू तो डायरेक्टली 0 हो जाएगी। सो 0 से डिवाइड करोगे मीन्स आपका जो एफ वैल्यू है वो इंफिनिटी में चली जाएगी, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे n से पी फिट की वैल्यू जो होती है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज देख लो कि अगर ये वैल्यू हमारी बहुत छोटी है तो क्या होने वाला है कि ये डिनोमिनेटर में है, मीन्स ये अपसाइड में चला जाएगा। तो ये वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी, सो इफ n माइनस पी फिट इफ इट इज हायर अवर f विल बी हायर। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये वैल्यू हमें f वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। वी नीड f टू बी हायर। अगर f हायर होना चाहिए तो हमारी दिस इज वी नीड, सो फॉर दैट पी फिट माइनस पी मीन ये कम रहना चाहिए और n माइनस पी फिट ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर ये हमारा है तो हमारा मॉडल बेटर, हमारा जो आर स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा सिग्निफिकेंस जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, उसके ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हमें अचीव करना जरूरी है। ये चीज हमारी कब अचीव होगी
कि हमारा इक्वेशन जो है वो छोटा होना चाहिए और हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए। तो ये चीज जितनी ज्यादा रहेगी उतना हमारा एफ स्कोर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अब हमें क्या देखना है कि एफ स्कोर से हम पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ स्कोर बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे जब एफ कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज हमारा ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है। अब यहाँ पे आपके पास एन नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप इसमें से कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एक एफ स्कोर मिलने वाला है। तो एफ स्कोर आपका जो आएगा वो अगेन आप और एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर रहे हो। तो सपोज आपका एफ स्कोर कुछ तो भी आया है वो आपने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अगेन आप कोई भी रैंडम दूसरी लाइन लोगे, उसका एक एफ स्कोर आएगा। वो एफ स्कोर सपोज आपने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अगेन आपने एक और रैंडम लाइन ली, उसका एफ स्कोर आपने प्लॉट कर लिया। तो ऐसे आप जब एन नंबर ऑफ एफ स्कोर प्लॉट करते जाओगे तो आपको कुछ इस हिसाब से एक हिस्टोग्राम मिलता है। इस हिस्टोग्राम में पर्टिकुलरली मीनिंग क्या बनता है कि आपका जो कर्वेचर आता है, अगर वो हम कर्वेचर प्लॉट करते हैं तो वो कर्वेचर इस हिसाब से दिखेगा। इस पर्टिकुलर कर्वेचर का क्या मीनिंग बनता है कि अगर हम कोई भी रैंडम लाइन ड्रॉ करें तो हमें जो एफ स्कोर मिलने वाला है, तो अगर रैंडम लाइन ड्रॉ हो रही है तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका एफ स्कोर हाई रहने वाला है। एफ स्कोर हमारा कम कब रहेगा? जब हमारे बेस्ट फिट लाइन हमें मिल रही है। जब हमारी ये लाइन बेस्ट फिट रहेगी तब हमारा एफ स्कोर जो होगा वो एफ स्कोर सबसे ज्यादा रहेगा। अगर कोई रैंडम वैल्यू है तो हमारा एफ स्कोर क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो रैंडम वैल्यू के लिए एफ स्कोर कम रहने वाला है और इसके लिए ज्यादा रहने वाला है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो इस हिसाब से बनता है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा एफ इंक्रीज होते जा रहा है, एफ की वैल्यू, और यहाँ पे हमारी है फ्रीक्वेंसी। तो एफ स्कोर कम होने के चांसेस ज्यादा है अगर लाइन जो है वो रैंडम है। मीन्स इस पोजीशन में हमारी क्या रहेगी? रैंडम मॉडल रहेगा और यहां पे हमारा क्या रहेगा? बेस्ट मॉडल रहेगा। तो हमारी एफ स्कोर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपका मॉडल जो होगा वो बेस्ट रहेगा। अब वो ज्यादा मतलब कितनी? अगर हम इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और ये एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया ऑफ अंडर द कर्व विल ऑलवेज बी 1, और इसके अंडर जो कर्व है, इफ दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0.05, we think that our F score is good, means our R square is more significant। तो ये कब होगा कि जो हमने रैंडम वैल्यू प्लॉट की और ग्राफ प्लॉट किया, और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल बी अवर कैलकुलेटेड वैल्यू। सो दिस विल बी द एफ फॉर फिट लाइन। अगर ये जो वैल्यू आती है उसके राइट साइड में अगर सिर्फ 0.05% ऑफ डाटा जो है वो लाई करता है, तब हम क्या करेंगे? अवर आर स्क्वायर वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। सो आर स्क्वायर वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट है वो कब रहेगा? व्हेन यूर पी वैल्यू, ये एरिया अंडर द कर्व क्या प्रोवाइड करता है? द पी वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी। मीन्स यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? वी शुड हैव अ हाई एफ वैल्यू, एंड यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? पी वैल्यू शुड बी लो। सो हम एक जनरल स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर बेटर ट्रस्ट इन आर स्क्वेयर, अगर आर स्क्वेयर हमारा बेटर है, उसके ऊपर हमें ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, देन वी शुड हैव हाई एफ स्टैट वैल्यू, देन लो पी वैल्यू। और ये हमें कब अचीव होगा? व्हेन वी हैव
more data points and less complex equation, then we can have this particular thing. So जब भी आप कोई भी मॉडल प्रेडिक्ट करते हो तो उसका एफ स्कोर एंड पी वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी होता है, और वो जब वैल्यू आपकी नॉर्मल एक कन्वेंशन दिया जाता है, इफ पी वैल्यू इट्स लेस देन 0.05, तब हमारा आर स्क्वायर इज मोर ट्रस्टवर्दी होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस चाहिए तो उस केस में आप उस सिग्निफिकेंस वैल्यू को 0.01 तक रिड्यूस कर सकते हो, तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे आपके आर स्क्वायर के वैल्यू के ऊपर। सो आई होप आपके ये पी वैल्यू, आर स्क्वायर टर्म्स एंड लीनियर रिग्रेशन के सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। तो हम एक बेसिक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जो देखा था कि हमें 3 वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट हमें फिटिंग द लाइन टू द डाटा, वो करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है आर स्कोर वैल्यू, एंड आर स्कोर वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें उसकी सिग्निफिकेंस पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द आर स्क्वायर, एंड इफ दिस p value is less than 0.05, then our r score is significant. So I hope all of your terms in the linear regression are clear, and in the next video we will see how we can use it in a mathematical calculations, और हम इसको पाइथन के ऊपर कैसे रन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।